पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। जो लोग पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी फ्रंट फुट से विपक्ष की खिंचाई कर रहे हैं। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। हर मोर्चे पर विपक्ष की करारी हार हुई, तो वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी फ्रंट फुट पर रही है। अब ईरान में जारी युद्ध और ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करने वाले विपक्ष और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। वहीं अब एक बार फिर देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक असम, केरलम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। दर्शकों, इस चुनाव में एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत गर्म हो गई है और बीजेपी इस बार बंगाल फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी को भी अंदाजा हो गया है कि इस बार बंगाल का किला बचाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एसआईआर की वजह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता अब टीएमसी सरकार के अत्याचारों को और सहन नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, आज वही मां रो रही है। माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों के चलते आज बंगाल की रोटी बेटी और माटी पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका नतीजा सबके सामने है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदुओं को अपना वोट बैंक नहीं समझते, इसलिए ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जिससे घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए। वहीं हार की घबराहट में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता सरकार ने एक बड़ा दांव खेला था। ममता सरकार ने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानसिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की। सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ममता ने घोषणा की है कि पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मानसिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। इससे ये कुल 2000 रुपए हो जाएगा। दर्शकों, चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी जो भी दांव खेले, लेकिन आप दर्शकों को अगर लगता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश और बंगाल के लोग बीजेपी और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, हाल ही में हुए एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन और संसद भवन की सीढ़ियों पर कांग्रेस सांसदों द्वारा चाय पकौड़ा खाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करने के प्रयास में देश को बदनाम करने के उनके कृत्यों का कोई भारतीय समर्थन नहीं करता है। अमित शाह ने गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी वो संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि नाश्ता करने के लिए उचित स्थान होता है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्राणेश्वर बसुमतारी ने पार्टी में लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद खुद को हाशिए पर धकेले जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सूटिया के पूर्व विधायक बसुमतारी ने अपना इस्तीफा असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा असम में कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता रमेश बोरदोलोई ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गौरव गोगोई के नेतृत्व में राज्य में पार्टी के मौजूदा कामकाज पर तीखा हमला बोला और सांसद रकीबुल हुसैन पर पार्टी के ढांचे को भाई भतीजावाद और निजी स्वार्थों का मंच बनाकर रख देने का आरोप लगाया। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इससे पहले हाल ही में असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था।
जिस तरह से असम में कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस के लिए असम में जीतना मुश्किल है। दर्शकों, राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। याचिका में सीबीआई द्वारा आबकारी नीति से जुड़े मामलों को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से किसी अन्य पीठ को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के इस मांग को खारिज कर दिया है। दर्शकों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद भारत की राजनीति में भी तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भारत सरकार की ओर से स्पष्ट और त्वरित प्रतिक्रिया न आना चिंताजनक है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही है और सरकार को ऐसे वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि ईरान लंबे समय से भारत का मित्र देश रहा है और वहां के शीर्ष नेताओं की मौत जैसे बड़े घटनाक्रम पर सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जब दुनिया के कई देशों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तब भारत सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सरकार की विदेश नीति विश्वगुरु की छवि के दावों के विपरीत दिखाई देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को संतुलित और सिद्धांत आधारित नीति अपनानी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार की प्रतिक्रिया अस्पष्ट और देर से दिखाई देती है। कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभानी चाहिए थी। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराई जाती, ताकि सरकार अपनी विदेश नीति और रुख को स्पष्ट कर सके। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी कड़ा पलटवार किया गया। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश के बयान को राजनीतिक अवसरवाद बताते हुए ये कहा कि कांग्रेस हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को घरेलू राजनीति से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर बिना पूरी जानकारी के बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संतुलित और कूटनीतिक तरीके से काम करती है और हर बयान सार्वजनिक रूप से देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार कूटनीतिक पर्दे के पीछे भी चलती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है, जबकि सरकार राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखकर कदम उठाती है। इस बयानबाजी के बाद ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की अनावश्यक राजनीति बता रही है। कुल मिलाकर खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सरकार की विदेश नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उनके मुल्क ने भारत के कुछ जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के बीच बहुत ही पुरानी दोस्ती है और दोनों के हित आपस में जुड़े हैं। शनिवार को होर्मुज़ से भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी गुजर कर निकले हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने यह कहा कि ईरान ने भारत के कुछ जहाजों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया है। ऐसे में भारतीय जहाजों के लिए ईरान द्वारा होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने से ये साफ है कि विपक्ष के जो लोग विदेशी नीति पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने यह कहकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी कि भारत और ईरान के बीच बहुत ही पुरानी दोस्ती है और दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद हुसैन ने यह कहा कि ईरान द्वारा भारतीय जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट से ऊर्जा उत्पाद लेकर सुरक्षित गुजरने की अनुमति देना सरकार की कूटनीति का स्पष्ट उदाहरण है। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को अब जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ईरान को खुद भारत को अपना मित्र बताया है। साथ ही भारतीय टैंकरों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी गई है। दर्शकों, मध्य एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में एलपीजी की कमी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, साथ ही सरकार की कूटनीति पर भी सवाल उठा रही है। वहीं अब भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, जिसके बाद विपक्ष बोलने लायक नहीं रह गया। दरअसल ईरान द्वारा भारतीय टैंकरों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिलने पर बीजेपी ने भारत की कूटनीति को सफल बताया है। बीजेपी ने कहा कि भारत के सभी देशों से अच्छे संबंध हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।
वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पीएम मोदी की ताकत समझ में आ गई है। दरअसल ईरान के साथ बढ़ती हुई तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत और पीएम मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 के दौरान ट्रंप का एक खास संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारत और भारतीय लोगों से बेहद प्यार है। ट्रंप ने अपने संदेश में पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताया। ये संदेश अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने मंच पर पढ़ा। खास बात यह रही कि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वो भविष्य में फिर से भारत आने का प्लान बना सकते हैं। दर्शकों, ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं, ट्रंप का भारत और मोदी के लिए यह संदेश काफी चर्चा में आ गया है। वहीं आप दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है ये लॉरा लूमर। तो आपको बता दें कि लॉरा लूमर अमेरिका की दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और ट्रंप की विशेष समर्थक हैं। उन्हें बड़े मंचों पर अक्सर ट्रंप की तारीफ करते देखा गया है। लॉरा अमेरिका में ट्रंप समर्थक राजनीतिक धड़े की प्रमुख आवाज मानी जाती हैं। इसके अलावा लूमर अपने विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। लूमर ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में आने से पहले करीब 1 घंटे पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया। लूमर ने मंच से ट्रंप का संदेश पढ़ते हुए यह भी बताया कि ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार नेता हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। भारत के लोगों को बता दीजिए कि मैं जल्द ही फिर से भारत की यात्रा पर आऊंगा। इस दौरान लूमर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र मानते हैं और दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंध हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पिछले कुछ सालों में राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर घनिष्ठ संबंध देखने को मिले। दोनों ही नेताओं ने कई मौकों पर एक दूसरे की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे कांग्रेस के लोग खास तौर पर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप द्वारा सीज फायर के ऐलान से लेकर टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर ट्रंप द्वारा किए गए बयानों के सहारे राहुल गांधी ने हमेशा पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। अब भी ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर अमेरिका और ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगाकर उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड कहते रहते हैं। हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे। सच्चाई साफ है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में ला खड़ा करा है। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और पीएम मोदी से मिलने के लिए बेचैन है। ऐसे में पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड कैसे हो सकते हैं? पीएम मोदी तो लोकप्रियता के मामले में दुनिया के सभी नेताओं से आगे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की बात हो या अप्रूवल रेटिंग की, पीएम मोदी हमेशा टॉप पर रहते हैं। वहीं राहुल गांधी जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे थे, वो अब कहीं के नहीं रह गए, क्योंकि पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर और उन्हें शानदार नेता बताकर डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी से कॉम्प्रोमाइज्ड वाला मुद्दा भी छीन लिया है। दर्शकों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और अन्य विपक्षी नेताओं ने उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें बीजेपी सरकार ने 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकरों के होर्मुज पार करने को बड़ी नीतिगत जीत बताया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिन जहाजों शिवालिक और नंदा देवी को इंडियन नेवी की सुरक्षा में होर्मुज पार करने की बात कही जा रही है, वो भारत के लिए गैस नहीं ला रहे थे। विपक्ष का दावा है कि इन जहाजों में भरा एलपीजी भारत नहीं बल्कि अमेरिका के जैक्सन नामक स्थान के लिए भेजा जा रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा है कि ये जहाज सिर्फ कतर के रास लाफन बंदरगाह से भारतीय झंडे के साथ रवाना हुए थे। उनके अनुसार जहाजों में मौजूद एलपीजी का अंतिम गंतव्य अमेरिका के जैक्सन जा रहा है, जिसे समुद्री ट्रैकिंग वेबसाइट मरीन ट्रैफिक पर आसानी से देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स में मरीन ट्रैफिक के डेटा में इन जहाजों की डेस्टिनेशन फील्ड अमेरिका के जैक्सन का दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इस दावे को दोहराने वाले अन्य लोगों ने भी मरीन ट्रैफिक का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। इस स्क्रीनशॉट में जहाज शिवालिक को डेस्टिनेशन जैक्सन यूएस दिखाई देने का दावा किया गया है। कुछ अन्य लोगों ने वही स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ये अटकलें भी लगाई कि जहाज का वास्तविक गंतव्य संभवतः
जैक्सनविले फ्लोरिडा हो सकता है। हालांकि सच्चाई ये है कि जैक्सन नाम का ऐसा कोई समुद्री बंदरगाह इस वक्त मौजूद ही नहीं है जहां बड़े टैंकर जहाज लग सके। अमेरिकी पोर्ट डायरेक्टरी, यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के रिकॉर्ड और समुद्री डेटाबेस की विस्तृत जांच में ये पुष्टि होती है कि पूरे यूएस में जैक्सन नाम का कोई तटीय बंदरगाह नहीं है जो बड़े एलपीजी टैंकरों को संभाल सके। सबसे मिलता जुलता नाम पोर्ट ऑफ जैक्सन का है, जो जैक्सन मिसिसिपी के पास स्थित एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, लेकिन ये समुद्र तट पर नहीं है और बड़े समुद्री टैंकर वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। फ्लोरिडा में पोर्ट ऑफ जैक्सनविल नाम का एक बड़ा बंदरगाह जरूर है, लेकिन वायरल स्क्रीनशॉट में जैक्सन लिखा था, जैक्सनविल नहीं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यूएस अपनी अधिकांश एलपीजी जरूरत खुद ही पैदा करता है। हालांकि क्षेत्रीय लॉजिस्टिक, विशेष उत्पादन जरूरतों या फिर पुराने व्यापार समझौते के कारण अमेरिका थोड़ी मात्रा में एलपीजी आयात जरूर करता है, लेकिन ये आमतौर पर मध्य पूर्व से नहीं खरीदी जाती। अमेरिका मुख्य रूप से कनाडा और कुछ यूरोप के देशों से एलपीजी आयात करता है। दरअसल अमेरिका खुद एलपीजी का एक बड़ा निर्यातक है और इंडिया अमेरिका एलपीजी के प्रमुख खरीदारों में से एक भी है। ऐसे में यह भी कम ही संभव है कि अमेरिका एलपीजी आयात करने के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों का उपयोग करे। घरेलू उपयोग के लिहाज से भी दोनों देशों में बड़ा अंतर है। इंडिया में अधिकांश घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है, जबकि यूएस में अधिकतर घर पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस और बिजली का उपयोग करते हैं। ताजा AIS डेटा से ये पता चलता है कि इन जहाजों की वास्तविक मंजिल भारतीय बंदरगाह है। समुद्री ट्रैकिंग पोर्टलों पर दिखाई दे रहे नवीनतम स्टेटस के अनुसार एलपीजी टैंकर शिवालिक इस समय ओमान की खाड़ी में पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका गंतव्य मुंद्रा बंदरगाह भारत दिखाया गया है और इसके 16 मार्च 2026 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है तो देखा आपने कैसे एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को लेकर फैलाया जैक्सन दावा गलत निकला, जिसके बाद पवन खेड़ा को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वहीं पवन खेड़ा द्वारा ट्वीट डिलीट करने पर एक यूजर ने लिखा है कि क्यों डिलीट कर दिया, सच पता चल गया क्या पवन खेड़ा। तो देखा आपने कैसे पवन खेड़ा की वजह से कांग्रेस फंस गई है। वहीं राहुल गांधी जो बात बात पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे कांग्रेस के पास मुद्दे की कमी है। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब पर भी राहुल गांधी तब एक्सपोज हो गए थे जब खुद नरवणे ने ये खुलासा किया था कि किताब अभी छपी ही नहीं है और सरकार और बीजेपी सच बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें